नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदेश करियर पॉइंट में। हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस पेपर पर डिस्कस कर रहे थे। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग 3 पेपर का डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। उन चौथे प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन होगा आप शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो जाकर के आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर होगा। और मेरा मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का हम डिस्कस करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के पैटर्न को आपको दिखा दें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में उस पैटर्न पर आए सभी प्रश्न क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा लें। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 अंश से अधिक प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40 करड़ी में 3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण है। आप समझिएगा जरा इसमें। अब हमने कह दिया कि कोई 5 मीटर प्लेटफॉर्म है, ऊंचाई का है। अब ये आपका क्या होगा, टावर है। यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश। लेकिन वो कैसे 30 अंश बनेगा भाई, उन्नयन कोण कैसे हम बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच दें। ठीक, तो आपका क्या होगा, ये इसके समांतर आ जाएगी। जो ये 40 करड़ी में 3 मीटर था वो यहाँ हो जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर, क्योंकि सेम आपस बराबर हो जाएगा। आयताकार एरिया दिखाई दे रही। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 30 डिग्री है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई हमें निकालना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हम तो कह दे, बताओ यदि ये 5 मीटर है तो ये भी आपका क्या होगा, 5 मीटर होगा। ठीक, और मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि लंबाई क्लियर कर लेता तो इसमें 5 मीटर ऐड कर देता तो मेरा रिजल्ट आ जाता। तो हम एक बात देखें कि आप ये देखे होंगे कि ये 90 डिग्री है और बेस क्लियर है, हाइट चाहिए। तो बेस और हाइट में जो रेशियो होता है 30 अंश में, 30 अंश में tan 30 अंश की बात करेंगे, वो बेस अथवा हाइट जो भी मैंने इसको मान लिया, इसको मैंने x माना, x बाई क्या हो जाएगा, क्या है 4 करड़ी में 3 है। तो इस तरीके से 1/√3 x बट्टे 4 करड़ी में 3, तो करड़ी 3 से कैंसिल, x बराबर क्या होगा 46 हो जाएगा। क्लियर। अब आप बताओ टोटल हाइट की बात करेगा तो 40 तो आपका क्या यहाँ से तक लंबाई और 5 ये मिला के कितना हो जाएगा, ये 45 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, ये 45 मीटर हो जाएगा। बात समझे ना। तो आप इस तरीके से प्रश्न को क्या करेंगे, लगा लेंगे। और नहीं तो इसका एक रेशियो बनता है, उस रेशियो पर भी बना सकते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 30 डिग्री है जो, तो उसका लंब आधार और कर्ण है 1√3 और क्या हो जाएगा 2 होता है। अब ये बताओ जो बेस हमारे पास 4√3 है तो 40√3 है तो 1 पर कितना होगा 4 अथवा 40 होगा तो 1 पर कितना होगा 40। ठीक, तो अब बताए टोटल हाइट कितनी होगी 40, ये और प्लस 5 मिला के क्या 45 हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। आपका बस एक ही मोटो होना चाहिए, क्वेश्चन का कलेक्शन, अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हो और उन अच्छे अच्छे प्रश्नों को लगाने का एक सही तरीका हो, क्योंकि आपके एग्जाम में समय कम होता है और क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन सरलीकरण का है, 24 भागे 20 माइनस 12 गुणे भागे 3 गुणे 8 है। आइए भाई सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ 24 भागे 20 माइनस 12 भागे 3 होगा। बताइए 12 भागे 3, यहाँ पर बॉडमास का नियम कहता है, बॉडमास का नियम यही कहता है बॉडमास में बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ होगा, का होगा, डी मतलब क्या होगा भाग होगा, फिर एम मतलब गुणा होगा, ए मतलब क्या होगा घटा अथवा जोड़ होगा, और एस मतलब क्या होगा घटाना होगा। तो पहले हम लोग भाग देंगे, बाद में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, क्लियर हुआ, 4 8 32। तो 24 भागे
20 माइनस 4/, क्या होगा 32 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से 24 भागे माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, इससे भाग देंगे तो माइनस का क्या होगा 2 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो जनरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आप बॉड मास का नियम जानते रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है। मैं आपको क्या होगा प्रीवियस के क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तो उसी आधार पर आपको आपसे क्वेश्चन पुट कराया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को, ये आपका क्या होगा इस तरीके से आपका खाली स्थान भर कर रहा है, तो खाली स्थान में वही है कि यदि पाइप बी को इतना मिनट में बंद कर दिया जाता है तो टंकी के, है ना, तो टंकी 30 मिनट में भर जाती। कहने का अर्थ ये था। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन यदि दिया रहता पहले उसकी क्षमता निकाल देते हैं। 37 दूनी का क्या होगा 74, एक 75 बटे क्या होगा 2, और यहाँ 45 हो गया। तो ये क्या होगा 225 इसका होगा एलसीएम, है ना। तो यहाँ से देखिए 75 तरीका 225, 3 दूनी क्या होगा 6 और 45 पंजे 225 होता है। क्लियर है। अब ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा। प्रश्न में ये कह रहा था कि हम बी को कब बंद करें जिससे कि सारा कार्य हमारा 30 मिनट में भर जाए। अब ये बता दो, आप ये बताओ कि 30 मिनट में यदि भरना है तो 30 का इसमें भाग देना पड़ जाएगा मुझे। 30 मिनट में यदि इसको भरना है तो उसका मतलब मुझे 30 मिनट में भाग दे देना है इसमें। ठीक, तो हमें नहीं, ये काम कर लेते हैं, इसको ऐसे मत करो आप, एकदम आसान है भाई। अब आप ये बता दो कि यदि हम बी को भर दे रहे हैं तो आप ये पी और क्या होगा बी है। यदि बी को हम रास्ते में बंद कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक कौन काम करेगा, पी करेगा। जब शुरू से लेकर अंत तक पी काम करेगा तो 30 मिनट तक कितना काम कर लेगा 36 18 180 काम कर लेगा। क्लियर है। अभी बताओ 625 अथवा 225 में 180 काम हो गया, तब 5 और क्या होगा 4 45। अभी बताओ कि यदि पी ने 30 मिनट में 180 लीटर पानी को यदि भर रहा है तो 45 लीटर जो पानी बाकी बच गया तो वो कौन भरा होगा, बी भरा होगा। कितने टाइम में भरा होगा, 5 का भाग देंगे तब 5 9 45, तो कितना मिनट हो जाएगा 9 मिनट हो जाएगा। उत्तर क्या मिल जाएगा 9 मिनट। फिर अगेन एक बार फिर देखते हैं। 37 चौके 37 दूनी 74, एक 75 बटे 2 45, इसका एलसीएम निकल 225 होगा। यहाँ 6 और 5 होगा। शुरू से देखिएगा प्रश्न में कह रहा है बी को हमने बंद किया है, बी को कुछ मिनट के बाद हमने क्या किया बंद किया, तो मतलब क्या होगा पी हमारा कंटिन्यू काम किया है और पाइप कितने समय में भर, टंकी कितने समय में भर जा रही है 30 मिनट में भर जा रही है। मतलब यदि पी आपका अपना क्षमता 6 के हिसाब से 30 मिनट में 180 की बात करेगा तो ये 225 में 180 तो कौन काम किया था पी, तो बी के लिए कितना बचेगा 45। और यदि 45 काम किया जा रहा किस क्षमता से करेगा बंदा 5 की क्षमता के हिसाब से, तो कितना मिनट ले लेगा 9 मिनट ले लेगा। बात समझे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है, देखिए हम आपको आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा है कि आपको मन लगाना है। यदि आप मन लगाएं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपकी तैयारी आपका क्या होगा कंप्लीट हो जाएगी आपके एग्जाम के समय तक। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वृत्त के अंदर निर्मित समष्टभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, समष्टभुज के भाई वृत्त के अंदर समष्टभुज और वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है ना। चलिए भाई देखिएगा इसमें क्या है। हम पहले वृत्त बना लेते हैं, इस वृत्त में समष्टभुज तैयार करते हैं। ये आपका क्या हो निर्मित हुआ एक वृत्त में। ठीक, और फिर एक वृत्त ही है जिसमें हमने क्या किया वर्ग बना लिया था। ठीक, तो एक चीज दिमाग पे रख लीजिएगा, यदि हम लोग क्या करेंगे कोई भी वृत्त में समष्टभुज बनाते हैं तो जो वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त
का जो व्यास होगा वो इसका बड़ा वाला विकर्ण होगा, या हम ये कहेंगे कि किसी भी वृत्त के अंतर्गत समषष्टभुज बनना या किसी समषष्टभुज के परिगत एक वृत्त खींचना जिसमें परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है कैपिटल आर होता है, वो क्या होता है, भुजा के बराबर होता है। बात समझ। और यहां पर जो कैपिटल आर होता है, यहां पर इसका रेडियस जो होता है विकर्ण का क्या होगा, आधा होगा। बात समझे कि नहीं? किसी भी समषष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या उसकी खुद की भुजा होगी, और कोई भी समषष्ट वृत्त है यदि उसमें वर्ग बना रहे हैं तो उस वर्ग में जो आपके पास क्या होगा, वर्ग है, वर्ग में जो आपका ये निकल के आएगा उसके परिवृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो क्या होता है, विकर्ण का आधा होगा। विकर्ण a√3 बाई क्या होता है, 2 होता है। इतनी बात समझे। अब आप ये बताओ, यदि मैं इसका एरिया पूछूं तो इसका एरिया आपको याद होगा या फिर नहीं याद है तो जानते रहे, करड़ी 6 करड़ी में 3/4 a² होता है। क्लियर। और इसका एरिया आपको पता है वर्ग का, तो वर्ग भुजा घाते क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है कि नहीं, भुजा घाते 2 होता है। तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहां से भुजा निकालो पहले, भुजा, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहां से यदि मैं भुजा निकालूं तो a बराबर क्या, 1/√, देखिए कट जा रहा है ना, तो यहां से क्या होगा, r√2 हो जाएगा, और यहाँ a बराबर क्या होगा, r हो जाएगा। अब एरिया निकालना होगा, तो एरिया के लिए आप देखिएगा, सीधा सीधा एक बात कर लो सीधे से। यहाँ सूत्र क्या होता है, करड़ी में 6 करड़ी में 3/4, भुजा घाते तो भुजा क्या निकल के आएगी, r निकल के आ गई ना, तो r, ठीक, स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा घाते 2 होगा तो a√2 का क्या होगा, स्क्वायर। सही है, r√2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए, यदि मैं इसका एरिया निकालता तो भुजा की बराबर क्या होगा, उसकी रेडियस होगी, और यहाँ पर क्या होगा, उसका भुजा क्या होगा, रेडियस का √2 गुना होगा। इसका एरिया निकालना तो 6 करड़ी में 3/4, भुजा घाते 2, और इसका एरिया निकालना तो भुजा घाते क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो 6 करड़ी में 3 क्या होगा 4, r² बराबर यहाँ क्या होगा, r² इंटू क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 3 करड़ी में 3/4 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3√3 संबंध क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये आपका पूरा होगा। तो उल्टा कुछ दिया था क्या, सही। तो किसी वृत्त के अंतर्गत निर्मित समषष्टभुज वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ऑप्शन में समषष्टभुज का क्षेत्रफल यही होगा। उल्टा ऑप्शन दे दिया है, मिस्टेक है, ठीक है। एक ऑप्शन ही बना लीजिए, इसको बना लीजिए 4। तो इस तरीके से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। बात समझे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है 250 का 38% क्या हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न देखिए, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बहुत हल्के हल्के प्रश्न आ जाते हैं और कभी कभी क्या टफ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, कभी हल्का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब 250 का 38% बोला है तो बताइए क्या है, ये तो आसान है ना भाई। 250 38 बटे क्या करोगे, 100 करोगे। अब यहाँ से क्या होगा, 25 पंजे हो जाएगा, 25 दहिया हो जाएगा, या 50 पंजे होगा, 50 दूनी हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 पचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बस ये आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि समीकरण 3x² - x
ए एक्स प्लस सिक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का सिर्फ एक ही मूल हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही मूल तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, अब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक तरीके से कहा एक द्विघात समीकरण। अब इसका एक ही मूल बोलने की बात बोला है, यानी कि एक ऐसा मान है जो आपका क्या वो पूर्ण वर्ग बन जाए। एक ही मूल का मतलब क्या होगा, यदि x प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा तब जाकर के हमारा क्या होगा, एक ही मूल तैयार होगा। ठीक है ना, मतलब को उसे पूर्ण वर्ग बनाना है, उसे यदि पूर्ण वर्ग बनाना है तो उस हिसाब से हमें क्या करना, सेट करना पड़ेगा। या फिर एक काम और कर लेते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो एक बार हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा क्या करें, डिटेल बना लेते हैं, पक्षांतर करते हैं इसको और इसको देखते हैं। पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होगा, 3 माइनस ए का ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यदि मैं इसको पक्षांतर करता तो माइनस का कॉमन यदि हम लेना चाहते हो ले सकते हैं, तो a प्लस टू इंटू क्या होगा, x होगा। फिर इसको इधर इधर लाएंगे तो क्या प्लस फोर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमारा पक्षांतर करके कॉमन लेकर के लिख दीजिएगा। ठीक, अब ये कहीं मूल होने का मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होता है। d क्या है, वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0। 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए बी स्क्वायर की बात करें, बी के जगह पर क्या a प्लस टू है, a प्लस टू का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, वो भी माइनस में है तो हमारा माइनस का वर्ग कर देंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस हो ही जाता है। ठीक है, माइनस 4a के जगह पर क्या होगा 3 माइनस a और c की जगह पर कितना होगा 4 इसका क्या होगा 0। इसको पक्षांतर कर लो आप, या फिर इधर रहने देते, a स्क्वायर प्लस क्या होगा 4a प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 चौक के 16 48 हो जाएगा, माइनस का 48 और यहाँ क्या होगा 4 चौक 16 ये हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा पसंद करेंगे तो a स्क्वायर हुआ यहाँ पर 16a में से 4a घटाएंगे तो 12a हो जाएगा और यहाँ क्या हुआ 48 से 44। क्लियर है, 0 हो जाएगा, बात समझे। तो अब यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेशन दौड़ा गया क्या कहीं से, कुछ गड़बड़ हो गया है। इसका प्लस 2a माइनस 44 48 प्लस 4 है बच्चों 48। ठीक है, 16 माइनस 4 16 a 16 1 16 4 20 हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस हो जाएगा तो 16 4 कितना होगा, ये 20 हो जाएगा, 20 वो भी क्या होगा प्लस में होगा। तो 22 दूनी के 44 होता है, 22 में से 2 के हमारा क्या होगा 20 हो गया। तो एक चीज दिमाग में रखिए, मैं आपको क्या होगा आगे भविष्य में पढ़ाऊंगा भी कि ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का टेक्निक क्या हुआ कि इसके पास जो हमारे पास अचर पद उसका ऐसा फैक्टर के जिनका गुणा करने पर हमारा क्या होगा 44 और घटाने पर हमारा क्या होगा 20x हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा 22 और क्या होगा 2 आया। और इसमें अब देखेंगे प्लस और ये माइनस है, जब प्लस और माइनस हो जाता है तो प्लस और माइनस की स्थिति में बड़ा वाला प्लस हो जाता, सॉरी माइनस हो जाता है, छोटा वाला हमारा क्या होगा प्लस हो जाता है। तो यह हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में यही मिल रहा था। ठीक है, और नहीं तो द्विघात समीकरण को आप क्या करेंगे सॉल्व करके उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीस 72 126 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ये तो और आसान है यार, ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को डिवाइड करे तो 18 हो जाएगा, 18 3 36 18 चौक 72 और 18 7 126 हो जाएगा। बात समझे ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं तो 36
72 और 126 में देखा जाए किससे कट सकता है। मैं डायरेक्ट 18 दूनी के 36, 18 चौक 72, 18 सत्ते 126। इसके बाद और किसी से नंबर नहीं कटेंगे। मेरा लगाने का टेक्निक ये है कि भाई हम ऐसे नंबर से इसमें भाग दें जो सभी नंबरों को डिवाइड करता। मैंने 18 से भाग दिया जो सभी नंबर को डिवाइड किया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से, लेकिन 7 2 से डिवाइड होगा या नहीं करेगा। यदि 7 की बात करें तो 7 क्या हो 7 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 और 4 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब मुझे आगे नहीं जाना है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसका मौसा क्या हो जाएगा, यहाँ से 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2 संबंधित 7 है। इस गुथे हुए आटे के 9 केजी में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2 संबंधित 5 बना दिया। तो जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। अभी बताओ, शुरुआत में 9 केजी था जिसमें चीनी मिलाई जा रही। क्या मिलाई जा रही है, चीनी, है ना। जब चीनी मिलाई जा रही है, सॉरी, बाद में कितनी देर कुछ और चीनी मिलाया गया, है ना। जब चीनी मिलाई जाती है तो इसका मतलब आटा तो नहीं ना मिलाया गया। जब आटा नहीं मिलाया गया तो जितना 9 केजी में आटा होगा उतना 9 + x केजी। क्यों 9 + x मैंने किया, क्योंकि आपको याद होगा कि यदि ये 9 केजी, यदि 2 केजी भी मिलाते तो 9 2 11 केजी होगा। 3 केजी मिलाए 9 3 12 केजी, 4 केजी मिलाए 9 4 13 केजी हुआ। कहने का मतलब हमारा मिश्रण बढ़ जाएगा। जब हमारा मिश्रण बढ़ जाएगा तो 9 पहले था और 9 + x हो गया। इसमें क्या होगा बताओ, जब चीनी मिला रहे तो आटे की वैल्यू बताओ। तो आटे और अथवा चीनी और आटे का अनुपात 2 संबंधित 7 है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास क्या होगा 9 हिस्सा। 9 हिस्से में 7 हिस्सा आटा है, सॉरी, वही आटा दूसरे वाले में टोटल कितना है 7 हिस्सा में 5 हिस्सा का है। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए 9 से 9 कैंसिल, 7 सत्ते क्या होगा 49 बराबर 9 + x × 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 40 हो जाएगा बराबर 5x क्यों होगा। तो आपने यहाँ के देखा कि 5 बटे 9 केजी है। 9 9 से कैंसिल हो गया, 7 हो जाएगा। 5 बटे 7, 7 से 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 9 + 9 × 5 ओह सॉरी यार, तो 49 बराबर 9 × 5 45 + 5x हुआ। तो इस तरीके से क्या 4 बराबर 5x के होगा। तो x बराबर क्या 0.8 केजी यानी 800 ग्राम हो गया। 1 केजी यानी कितना होगा 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका शायद सिंपल है, क्योंकि भाई भले x की बात कर रहा है लेकिन आसान है। ठीक है, नहीं तो इसको यदि रेशियो से बनाते तो रेशियो से अब इसको कैसे बना लेंगे देखिएगा। 2 संबंधित 7 है और फिर क्या है 2 संबंधित 5 है। किसकी बात करा, चीनी और आटे का अनुपात। दूसरे में भी क्या होगा चीनी और आटे का अनुपात। चीनी आटा, देखिए चीनी आटा चीनी आटा, चीनी और आटा, यहाँ चीनी और क्या होगा आटा होगा। लेकिन आप ये बताओ तो जब चीनी मिलाई जाती है तो इसका मतलब आटा हमारा एकदम फिक्स हो गया। जितना आटा पहले था उतना आटा आज भी होना चाहिए, लेकिन कहाँ ऊपर आटा कितना है 7 है और नीचे क्या है 5। तो इसका मतलब यदि इसमें हम 5 का गुणा कर लेते तो 5 दूनी के क्या होगा 10, इसमें 7 का गुणा कर लेते तो 7 दूनी के 14, तो यहाँ 10 और यहाँ क्या होगा 35 और यहाँ क्या होगा 14 और यहाँ क्या होगा 35। क्लियर है बात समझ में। अब बताओ कि 10 35 टोटल मिला के 45 पर कितना है 9 केजी है, तो 1 पर कितना हो जाएगा 1/5 केजी होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.2 5 दूनी 10, यानी कुल मिला के 200 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। अब बताओ यहाँ 10 से 14 हुआ तो क्या 4 बढ़ा, तो इसका होता है 1 पर 200 ग्राम है तो 4 पर कितना ग्राम हो जाएगा ये 800 ग्राम हो जाएगा। तो
तो ये उत्तर हमारा क्या होगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं ना, तो x बना करके क्वेश्चन को लगा लिया, आसान है ना। 9 और 9 प्लस एक्स, इसमें आटा कितना था, उसमें आटा कितना था, दोनों का कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। वो x की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 800 ग्राम आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 6 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5, अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आइए हम पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। ए बी सी तीन संख्याएं हैं, यदि तीनों का औसत होगा तो इस तरीके से 6 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 गुणे 6 18, टोटल योग हमारा 18 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए सब 18 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बनाने में असमर्थ हुए। ठीक, फिर कह रहा है प्रारंभ के दो यानी a प्लस बी बाई 2 बराबर कितने के, 5 के, तो इस तरीके से हमें मिला कि a प्लस बी बराबर कितने के होगा, 10 के। अंतिम दो संख्या बोला यानी b प्लस सी बाई क्या होगा 2 बराबर कितने का होगा, 8 के, तो इस तरीके से b और c का योगफल जितना होगा वो कितना होगा, आपको 18 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन को भी पकड़ सकते हैं कि शुरुआत यानी दो लोगों का योगफल हमारा क्या होगा 10 होना चाहिए। यहाँ 10 होगा, लेकिन 8 7 15 हो जा रहा है, यहाँ 16 नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। 8 2 10 हो जा रहा है, ये क्लियर है, 8 8 16 हो जाए, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ 7 2 9 हो जा रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा। 6 2 8 हो जा रहा है, इसलिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रारंभ के दो लोगों का योगफल हमारे पास 10 होना चाहिए, तो हमने प्रारंभ के दो लोगों का योगफल 10 यहाँ यहाँ है, तो इसमें अब क्या कि अंतिम दो का योगफल 16, तो यहाँ 16 न मिला, यहाँ 16 मिल गया, लेकिन यहाँ प्रारंभ का क्या 7 2 9 हुआ, प्रारंभ का क्या 2 और 6 मिला के 8 हुआ, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन कौन होगा 2 8 8 होगा। ठीक है, नहीं तो एक काम कर लेंगे, इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2 a प्लस बी प्लस सी प्लस बी बराबर क्या होगा 26 के, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 18 था, 18 प्लस बी बराबर क्या होगा 26 के, तो इस तरीके से b की वैल्यू क्या 18 8 26 होता है। b जब 8 हो जाएगा तो उसी तरीके से a हमारे पास कितना होगा 2 हो जाएगा। जब a हमारा 2 होगा b 8 हो गया, तो 8 8 क्या होगा 16 होता है ना, तो जब b 8 होगा तो c हमारा कितना होगा 8 होगा, तो क्या होगा 2 8 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से बेहद कॉन्सेप्चुअल था, ऑप्शन से डायरेक्ट बना देते हैं। 3 का योगफल 6 है तो 36 का औसत 6 है तो 36 का 18, सबका योग 18 होना चाहिए, मिल गया सबका है, इसलिए हम लोग एक बार रुके। कह रहा है कि 2 का योगफल तो औसत 5 है, तो n का योगफल 5 दूनी 10 होना चाहिए, तो 7 3 10 होगा, 8 2 10 हुआ, 7 2 9, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल होगा। अब इसमें देखते हैं अंतिम दो का औसत कितना 8 है, तो इसका मतलब योग कितना 16, तो 8 7 15 हुआ, 8 8 16, तो मतलब यही वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को ये सब बातें, थोड़ी से क्या करें मेहनत तो करनी ही होगी, यदि नौकरी पानी है तो आपको क्या करना होगा मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यार ये तो सिंपल है। अब यहाँ से क्या होगा 5 दूनी के 10 3 क्या होगा 13/5, इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो 5 बटे क्या होगा 13, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा उल्टा, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट देखिएगा भाई, देखिए आज मैं क्वेश्चन का जो पैटर्न एकदम सिंपल करके लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के 0 3 4 हो तो ए और बी की वैल्यू क्या होगा। देखिए शून्य का मतलब ये होता है कि जो x है उसके स्थान पे यदि मैं 3 रख दूं तो बहुपद की वैल्यू 0 हो जाने, x की जगह पे यदि मैं 4 रख दूं तो बहुपद की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब है 3 और 4 x का मान है, तो x माइनस 3 उसका एक गुणनखंड होगा, दूसरा x माइनस क्या होगा 4 उसका एक गुणनखंड होगा। ये ना होता है, यदि कोई बहुपद हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो गुणनखंड के रूप में x माइनस 3 x माइनस 4 लिख देंगे ना। यदि x बराबर 3 है, y बराबर x बराबर 4, तो x बराबर 3 है, यदि मैं इसको कह दिया x की जगह पर 3 रखूँगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, और y x की जगह पर 4 रखो तो x माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है, तो ये x माइनस 3 और x माइनस 4 एक गुणनखंड हुआ, वो गुणनखंड किसका वैल्यू बता रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू बता रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस क्या होगा बी हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 3x माइनस का 4x, माइनस 3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 12 हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा ए एक्स प्लस क्या होगा बी हो गया।
क्लियर। अब ये बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x+12 हुआ और यह एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b हुआ। कंपेयरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ से क्या कंपेयर कर लेते हैं। तो हम ये देखें कि a की जगह पर कौन डिनोट कर रहा था 7, तो a बराबर क्या होगा 7। b की जगह पर क्या डिनोट हो रहा है 12, तो b बराबर क्या होगा 12। तो उत्तर क्या होगा 7 और 12। क्लियर हुआ, उत्तर हमारा क्या होगा 7 12 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शून्य का मतलब ये होता है गुणनखंड होती है ना, यानी वो x की जगह पर उस वैल्यू को रखते हैं तो पूरे बहुपद की वैल्यू हमारा क्या होगा 0 हो जाती है। x की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम लोग वहां पर दो चर रैखिक समीकरण बना के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वह समय लगेगा, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया बस गुणनखंड करके कंपेयर कर लिया दोनों साइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा, यदि 1000 रुपये की धन राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है, 1331 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। रेट आपका 20%, 30%, 10% और 40%। देखिए, ऐसे यदि एग्जाम में आता है तो आप मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बना लेते हैं। अभी तो कटेगा नहीं। अभी बताइए कितने साल की बात बोला, 3 साल का बोला, तो इसका क्या करेंगे घनमूल कर लेंगे। 3 साल का तो घनमूल, 2 साल का वर्गमूल, 4 साल का तो फोर्थमूल। अब घनमूल करने के बाद 1000 का घनमूल करेंगे तो यार 10 होगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो 11। अभी 1 साल का क्लियर हो जाता है, घनमूल निकलते 1 साल का क्लियर हो जाता है कि 10 रुपये से यदि 11 रुपये हुआ तो 1 रुपया ब्याज 1 साल में हुआ, किस पर 10 गुणे क्या होगा 100। तो ऐसे में हमारे पास कितना निकल के आएगा 10% आ जाएगा। ऐसे में कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ऐसा प्रश्न हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहा है। आप क्या करिए अथवा चक्रवृद्धि ब्याज का आप चौथे पार्ट या 5वें पार्ट जो भी मैंने बताया था जस्ट पीछे वाले वीडियो में, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ऐसा सब चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पिछला वीडियो भी आप टॉपिक का क्लियर करते रहा करिए, और साथ में आपका क्या होगा जो चल रहा है प्रैक्टिस वो चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2250 रुपये की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो बस आप समझ जाइए 3% बोला है तो 1 साल का बात कर रहा है, ठीक है। 3% वार्षिक होता है, यहाँ पर लिखा रहता वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिएगा यदि 3% वार्षिक है तो सीधा सा बात 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, इसका 3% आप निकाल लो, कुछ करना थोड़ी नहीं। 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाए, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो क्या होगा 67.50 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज निकल के आएगा। कितने साल का दिया है, 1 ही साल की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। नहीं तो यदि साल का बात होता तो साल 2 साल 4 साल 5 साल कुछ भेज देता, लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं किया, तो आप सीधा क्या करिएगा 2250 का 3% निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्याओं गुणनफल 0.324 है, तो इनमें से एक संख्या 1.2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि आपका दो संख्याओं में यदि एक संख्या 1.2 दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, उनका गुणनफल 0.324 है, क्लियर है। एक अंक दशमलव हमारा क्या हो कैंसिल हो गया, तो 12 गुणे क्या होगा 3.24 हो जाएगा। 12 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 12 दूनी के क्या होगा 24 हो जाएगा, बच जाएगा 0 पॉइंट लगाते होंगे, क्योंकि भाई 32 में तो 12 का डायरेक्ट जाएगा, दशमलव लगाए, दशमलव लगाते 32 हो गया, फिर हमने भाग दे दिया, ठीक। फिर यहाँ से क्या 12 दूनी 24, फिर बच जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 12 से क्या होगा 84 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 0.27 आपका क्या होगा फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन में दम ज्यादा नहीं था, आप ये देखे होंगे, बहुत हल्के हल्के प्रश्नों को मैंने लिया था। इसलिए लिया था कि एग्जाम में किसी भी मोड पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस क्या होगा दोनों तरीके से बनी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देखिएगा, दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत क्या होगी। बहुत आसान है, ग्राफ इस तरीके से बना दिया है। तब जब शहर ए का साक्षरता पूछ रहा है तो शहर ए की जनसंख्या कितनी है 200 है, जिसमें साक्षर कितने 150 है। साक्षरता परसेंटेज पूछा तो 150 बटे क्या होगा 200, कुल जनसंख्या गुणे क्या होगा 100।
ऐसे काटेंगे सीधे 75% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 75% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बात समझे ना। लेकिन एक बात समझ में आएगी, यदि मान लेते हैं कि चलो यहाँ की जो खाली स्थान था उसको भरने के लिए मैंने 75% बोल दिया, लेकिन यदि मैं आपसे पूछा कि चलो बताओ बी का टोटल जनसंख्या कितना होगा, और मैं यहाँ पूछ दूं सी का क्या होगा, साक्षरता कितना होगा, या मैं डी का साक्षर संख्या कितना होगा, यदि मैं ऐसे प्रश्न की बात करूं तो हम इन सबको भी क्या कर सकते, भर सकते, यदि प्रश्न में ऐसा आया होता तो। अब बताओ कैसे भरते, तो 66% हमारे पास है, इसको 2/3 लिखते हैं। ये 2/3 वैल्यू क्या हो गए, टोटल जनसंख्या की है। अब बताओ टोटल जनसंख्या के 2/3 बनी, 200 जो वैल्यू हमारे पास है, जो 200 उसका 2/3 है, तो यहाँ से काटेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, 300। टोटल जनसंख्या कितना हमारे पास आ जाएगा, 300 आ जाएगा। वैसे भी आप ये बताइए, जनसंख्या की बात कर रहा है तो साक्षर और निरक्षर दोनों को जोड़ दोगे तो वही भी 300 आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते थे। हालांकि प्रश्न मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ कि यदि ऐसा आता है तब क्या करते। अब बताओ यदि मैं सी के साक्षरता पूछा तो सीधे आप कहेंगे 50 टोटल है और किस पे 150 है, तो करीब क्या होगा, 33.33% आ जाएगा। कैसे आएगा, 50 बटे क्या हो जाएगा 100 का लेके, अथवा 150 गुणे क्या होगा 100 का लेके, यहाँ से 1/3 करेंगे, जहाँ 1/3 गुणे 100 होता है तो क्या होगा 33% हो जाएगा। अच्छा ये मैं बताऊं, आपसे भी पूछ दिया कि चलो बताओ साक्षर कितने होंगे डी का, तो आप तो यही कहेंगे कि जो 25% है किसका है, पूरी जनसंख्या का है। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि 120 है यहाँ पर, यहाँ क्या 90 है, तो 120 में 90 अनपढ़ है तो क्या होगा, पढ़े लिखे कितने होंगे 30 हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस पूरे जो ग्राफ हमारा जो सारणी थी, सारणी का पूरा जो भी खाली स्थान था उसको भी आप क्या कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन प्रश्न में जो आपसे कहा था कि शहर ए की साक्षरता परसेंटेज बताना है, तो शहर ए की साक्षरता 200 में कितना साक्षर है 150 है, तो परसेंटेज कितना होगा 75% हो जाएगा। बात समझे ना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और मैं आज का जो पेपर था एकदम इजी मोड में कराया था। और दूसरी चीज है कि आपके एनटीपीसी में हो चाहे रेलवे के कोई भी एग्जाम में हो, कोई भी पैटर्न में आपका क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है, क्वेश्चनों का जो उसमें रहता है कि भाई कितने मैथ होंगे, कितने रीजनिंग, कितने जीएस होंगे, तो ये फिक्स नहीं रहता है। तो कभी आपका 50 टू 30 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, कभी आपका 20 टू, कभी आपका 15 है, कभी 18 टू, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको क्या मिलते रहेंगे। किसी दिन टफ पेपर होगा, किसी दिन सिंपल पेपर हो। तो आज का पेपर जो था एकदम सिंपल था, ठीक है ना। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।